सेंट्रल बैंक आपने मेंशन किया था कि फर्स्ट बैंक आपने सेंट्रल बैंक ज्वाइन किया था। ये सर किस टाइम ज्वाइन किया और कौन सा ब्रांच था 10th का? सबसे पहले मैंने सेंट्रल बैंक ज्वाइन किया था जनपद पे। एज अ चेयरमैन सर, अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप चेंज करते जो लोगों के लिए? कंपटीशन में उतरने के लिए फैसिलिटीज थी और दूसरा स्ट्रक्चर स्कूल का कैसा है, स्पोर्ट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ वहाँ अंदर हैं। स्कूल को चलाने के लिए क्या फंडामेंटल मैंडेट होते कुछ चीज़ें जैसे लाइक स्मूथ चल सके स्कूल या पहले? पहला सबक बच्चों में दिल और दिमाग से ये आना चाहिए कि हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे एक न्यू एपिसोड में। आज जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो शिक्षा से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है ना, आप टीचर से बातें करते हो, लगाव होता है एक अपना। आज जो हमारे एपिसोड में गेस्ट है वो चेयरमैन है, जिनकी जर्नी एज अ बैंक एम्प्लॉय भी रह चुके हैं और बैंक एम्प्लॉय होते हुए भी उन्होंने एक स्कूल को बनाया और चेयरमैन पद पे है। उनसे काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली कि हमें अगर हम लोग हिम्मत करते हैं ना तो हर चीज़ को पा सकते हैं। हमने फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात किया उनसे, एक बच्चे को कैसा होना चाहिए उनके बारे में बात किया, एक पेरेंट्स को एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए क्या सोचना चाहिए उसके बारे में हमने डिटेल में बात की। क्योंकि पेरेंट्स ही हिम्मत होते हैं बच्चों के लिए। उन्होंने अपने बच्चों का भी एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या प्रेफर्ड किया कि कैसे पढ़ाई करें और अपने स्कूल में किस तरह का माहौल हो और कैसे पढ़ाएं और बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। उन्होंने हमें इस पॉडकास्ट में बताया। इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन के लिए आप क्या क्या चीज़ें प्रेफर्ड करो ताकि एक आपके बच्चे के लिए बेस्ट एजुकेशन का ऑप्शन मिल सके। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे शो PWS में। धन्यवाद। एक्चुअली आज तक ऐसा हुआ कि एज अ स्टूडेंट मैं अपने टीचर के आगे गया, लेकिन फर्स्ट टाइम होगा जब मैं किसी टीचर या चेयरमैन सर का इंटरव्यू लूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि ज़रूर जब बच्चा बड़ा हो जाता है और एक मंजिल तक पहुँचता है तो उसको हर चीज़ ग्रहण करनी चाहिए, अपने अध्यापक ही से नहीं, चेयरमैन से ही नहीं, सबसे वो कोई भी क्वेश्चन करेगा तो भविष्य के लिए, लोगों के लिए वो बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। मेरे क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी सारे हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जब आप जॉब लाइफ में थे या जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की या अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद जो सबसे पहला जो थिंक था, ये सोच थी आपकी, वो क्या थी कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता था पढ़ना और आगे बढ़ना और अच्छा बनना, लेकिन मेरे आगे ये प्रॉब्लम आई कि मैंने 11वीं पास करी तो 12वीं के अंदर खर्चा, बीए के अंदर जाना और फिर उसके बाद नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, क्या होगा परिस्थिति। और मैंने बैंक की सर्विस के लिए अप्लाई किया, सेंट्रल बैंक में पहली मेरी जॉब लगी ओके और उसके अंदर मैं क्लर्क बन गया। ओके, ये और किस एज की बात है सर जब आप फर्स्ट टाइम बैंक में जॉब किए थे? मतलब मेरी एज होगी 18 समथिंग, 11वीं पास की थी। 11वीं पास करते ही मैं उसमें चला गया था और उसके बाद मैंने 2-3 कॉलेज में ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पे मैं लेट हो जाता था, ऑफिस का काम करते करते टाइम से नहीं पहुँच जाता था, तो फिर मुझे अल्टीमेटली कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास करना पड़ा। ओके, तो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ाई की थी उस टाइम? जी, और मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी वजह भी ये थी कि कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर मेरा सोचना ये था कि जब कॉरस्पॉन्डेंस से मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ और प्राइवेट ट्यूशन्स भी ज्वाइन कर सकता हूँ और अल्टीमेटली मुझे डिग्री वही मिलती है जो बाकी कॉलेज वालों को मिलती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उनके सर्टिफिकेट में
कहीं भी कॉरस्पॉन्डेंस शब्द लिखा ही नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या बुरा है कि मैं आई हैव थ्रू आउट BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सेंट्रल बैंक आपने मेंशन किया था कि फर्स्ट बैंक आपने सेंट्रल बैंक ज्वाइन किया था, ये सर किस टाइम ज्वाइन किया और कौन सा ब्रांच था दिल्ली का? सबसे पहले मैंने सेंट्रल बैंक ज्वाइन किया था जनपद पे। तो सर एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है अंदर से, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है ये, क्योंकि आप एक बैंक में जॉब कर चुके हो, बैंक से स्कूल मैनेज करना, चेयरमैन तक का सफ़र, सर उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं सर। पहली चीज़ तो थी कि बैंक से मुझे एकदम से, जब मैं बैंक BA पास किया था और सेंट्रल बैंक में था क्लर्क, तो चांस की बात थी उस टाइम मैनेजर नहीं बनाया जाता था। ओके। लेकिन मैं मैनेजर सीधा बना दिया गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया में। क्लर्क से सीधा मैनेजर, अकाउंटेंट भी नहीं, असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं, सीधा मुझे मैनेजर बनाया। और 77 की बात है, मैं सीधा मैनेजर बना न्यू बैंक ऑफ इंडिया में। उस टाइम आपको शायद पता होगा कि उस टाइम फ्लड आया था दिल्ली के अंदर, हरियाणा से पानी छोड़ दिया गया था और ये उत्तम नगर तक पानी भर गया था। तो अब मैं ब्रांच तक भी नहीं जा पाता था। तो मैंने अपने चेयरमैन साहब से बोला, गंडोत्रा जी मैं वहाँ जा नहीं सकता, वहाँ कोई कन्वेंस भी नहीं जा सकता, क्या करें? तब मेरे को उन्होंने कहा कि भाई तूने कितने दिन काम किया है, तो फिर मैं तेरे को दूसरे गांव जरूर भेजूंगा, अगर ये टाइम नहीं पूरा किया है तो वो करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वापस फिर आ जाऊंगा इस ब्रांच में पानी हटने के बाद। तो इसको एज ए चैलेंज ले रहे थे सर अब, या उनको कहीं ना कहीं बिलीव था कि आप हैंडल कर लोगे उस एरिया को अच्छे से? नहीं, वो तो मैं नहीं जानता कि उनके दिल और दिमाग में क्या चीज़ थी, लेकिन वो मेरे बारे में वहाँ के लोग कहते थे कि किस लड़के को आपने एकदम मैनेजर बना दिया, क्योंकि उस समय 45 साल के बाद तो 45 साल में अकाउंटेंट बनाया जाता था और 52 और 55 साल में मैनेजर बनता था। ओके। और मतलब जो एज गैप काफी, हाँ, एज गैप की वजह से काफ़ी लोग मेरे से प्रभावित ना होने की वजह से, बल्कि मेरे से परेशान से इस वजह से थे स्टाफ कि हमें जंप करके ये लड़का कैसे आगे बढ़ रहा है। तो उसको वो चैलेंज समझता है, मैं चैलेंज नहीं समझता, ये तो मैं काम समझता था। उनको कहीं ना कहीं जेलस फील होता होगा ना, मैं इस एज में नहीं आया और आप इतने यंग होके मैनेजर बन गए जी। एज अ मैनेजर तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ह्यूमैनिटी थी, जो भी था वो तो समझ गए, पर एजुकेशन सेक्टर में कैसे पहुंच गए सर आप? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली क्या है कि वजह उसकी ये रही थी कि जब मेरा बचपन अगर आप सुनेंगे तो क्या था कि मैं तुर्कमान गेट में पैदा हुआ और तुर्कमान गेट के अंदर एक MCD स्कूल होता था 4th क्लास तक का, उसके अंदर मैं पढ़ा। ये तुर्कमान गेट कहाँ पे सर, कुछ सर? ये रामलीला ग्राउंड के बिल्कुल सामने। अच्छा। उसके अंदर आसफ अली रोड के बाहर जो गेट है उसके अंदर उसको तुर्कमान गेट कहते हैं। और रामलीला मैदान उसके सामने मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं है, वॉकिंग है। तो मैं वहाँ पे था और MCD स्कूल में चला गया। 4th क्लास का रिजल्ट आया तो क्या, भोले खड़ा हो जाए, कौन है भोला यहाँ? मैं खड़ा हो गया। मैं कहा सर क्या मेरे से फिर कोई गलती हुई है? मैं समझा ये डंडा मारने आए हैं दोबारा। लेकिन उन्होंने कहा वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है, तुमने सारी क्लास में टॉप किया है। उस टाइम कोई कैंपेन भी चलाया जाता था सर MCD स्कूल को, मतलब लोग ताकि अडॉप्ट करें, जाए ज्वाइन करें स्कूल को पढ़ने के लिए, कुछ इस तरह का? नहीं, वहाँ उस समय तो ज़रूरी थी, वह जो नज़दीक के स्कूल होते थे उसी में कैंपेनिंग नहीं थी कोई भी, वो आपको ज़बरदस्ती डालना ही पड़ता था कि नज़दीक का कौन सा स्कूल है उसमें डालो। मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था पहले। हाँ, 8वीं 9वीं जी, हर ईयर एक क्लास बढ़ा सकते। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत है। वहाँ भी मैंने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के लिए प्यार से। मैंने कहा नहीं सर गलत है, मैं पैसा कहाँ से वापस शुद्ध करूँगा बैंक का। वो लीडरशिप कहीं ना कहीं था ना स्टार्टिंग से, आपने बताया। जी, वो लीडर कहिए या मेरी सोच कहिए, वो तो बात एक ही है। तो एक्चुअली मैंने उस चीज़ को ध्यान से दिखाया
मैंने कहा तो आप आइए मिस्टर निगम, भाई निगम साहब को कोई रास्ता तो बताओ। क्या मैडम हम रिकमेंड करके भेजेंगे लवली जी के पास, एजुकेशन मिनिस्टर पे, वो इसको चेंज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, आईएएस ऑफिसर जो हैं पॉलिसी वो मेकर हैं, जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं वो पॉलिसी मेकर हैं। हाँ जी। और अप्रूवल मिलती है मिनिस्ट्री से। हाँ। तो जब आप एक प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो मंत्री जी या कोई भी पॉलिटिशियन, उनको क्या पता लगेगा कि किस पर्पस के लिए क्या है। तो हमें ये चाहिए कि आप रिकमेंड कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उनकी तक पहुंचने की और करवाने की। मेरे हिसाब से एक समय भी बचता है और मे बी प्रोसेस जो कह सकते हो, प्रोसेस जो वेस्ट होता है समय की, आप किसी स्कूल में जाओ फिर क्वेरी करो जी। और जहाँ से मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ तो हमें भी लगता है कि ठीक है यहाँ पर अगर 10-12 भी कर लेते हैं तो कॉलेज के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट बस उसके बाद नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल को में गया बच्चा, तो उसके बाद एक ही पेरेंट्स के दिल और दिमाग में होता है कि अब मेरा बेटा 12वीं तक के स्कूल को पढ़ के निकलेगा तो वो कॉलेज जाएगा या क्या करेगा, वो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ले जाएंगे। तो उनको बहुत बड़ा रिलीफ ही नहीं, बहुत बढ़िया वो मिलता है और बड़े खुश होके स्कूलों के अंदर, ऐसे स्कूलों के अंदर डालते हैं जहाँ 12th तक के स्कूल होते हैं। वैसे तो नज़दीक में अगर 12th का नहीं है तब वो दूसरे स्कूलों में डालते हैं। सर ये तो सिस्टम का एक समझ में आ गया कि आपने जो प्रोसेस फॉलो किया उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। पर्सनल ग्राउंड लेवल पे जब आप बिल्डिंग बना रहे थे, स्कूल बना रहे थे, उस टाइम पर्सनल लेवल पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ ऐसा फेस किया हो सर आपने? मैंने सोचा हुआ था कि मैंने अपनी लाइफ में स्कूल बनाना है। वो मेरी माता जी जो थी कैलाश देवी जी, उनके नाम से जो मैंने सोसाइटी बनाई थी, उनका एक ही थीम था कि बेटा तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, क्या स्कूल बना पाओगे? मैं कहा बिल्कुल, जब आपका हुक्म हो गया तो आप समझ लो ये स्कूल बनेगा, कोई सा भी स्कूल बनेगा, आपके होते हुए बनेगा और आपके बाद में बहुत बढ़िया चलाऊंगा मैं उसको। इसमें मैंने उनको उसी टाइम सहमति अपनी दे दी थी। तो उसी वजह से मैंने अपनी सोसाइटी का नाम कैलाश मेमोरियल सोसाइटी रखा, माता जी के नाम से। जो माँ आशीर्वाद देती है बच्चे को बचपन से, बिल्कुल सर, और वो अगर आशीर्वाद उसका मिल गया किसी चीज के लिए तो समझो कि वो सफल हो गया उसमें। और वो मैंने किया था, तो आप समझिए कि उनके आशीर्वाद से आज मैं सफल हो गया। स्कूल लेवल पे सर एज ए चेयरमैन आप एडमिशन जब स्टार्ट करते हो तो एडमिशन के प्रोसेस क्या क्या होते हैं और आप पर्टिकुलर स्टूडेंट में क्या देखते हो कि स्टूडेंट में क्या क्वालिफिकेशन है जो उसको सब्जेक्ट उस अकॉर्डिंग दी? उसके बारे में मैं साफ बता दूं कि पहली चीज़ तो मैंने आज की तारीख में जब जब मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम होते हैं और उसके अंदर ये सारे नेता, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो या कोई भी संस्था आई हुई हो, उसमें मेरा एक ही एम होता है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी ऊपर वाले ने, भगवान ने एक ही रूप में एक ही दिमाग दिया, एक ही दिमाग दे के भेजा है। अब हम उसको डाइवर्ट करते हैं, जैसे हम क्लासेस डाइवर्ट कर देते हैं, उस तरह भगवान ने तो भेजा एक ही दिमाग। अब होता क्या है, मैं अपने पेरेंट्स को भी प्यार से समझाता हूँ जो आते हैं, तो उनको यही बताता हूँ कि देखो बच्चे में कोई कमी नहीं होती, कभी कमी नहीं होगी, लेकिन हम उसका दिमाग बदल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 2-4 पेरेंट्स आए थे, मैं उनके साथ, उनकी वाइफ भी होती हैं, मदर भी होती हैं, तो मैं कहा सबसे पहला क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद थोड़ा 1 साल 1.5 साल का होता है तो नोटी तो होता है, नटखट होता है। वो कभी कभी कोई काम के लिए मम्मी कहती हैं इधर आओ बेटा ये पियो, वो नहीं पीता, बिल्कुल, तो वो गुस्से में बोलती हैं। पड़ोसन सुन रही होती है उसको, वो उसको अपने रूप में ले लेती है, हाँ ये तुम्हारा बच्चा बहुत बिगड़ गया है, हैं? अब आप सोचिए कि आपके बच्चे ने कोई कमी की थी और वो पेरेंट्स ने उसको ऑब्जेक्शन किया कि बेटा ये क्यों कहा रहा तुमने, गुस्से में बोला,
गुस्से में कभी नहीं बोलना चाहिए। उससे क्या है, उसका माइंड चेंज करने के लिए प्यार से भी बोल सकते हो। तो मेरी अपनी थिंकिंग यही शुरू से रही कि बच्चा जब गुस्से में सुनता है तो वो कहता है मैं तो बेकार हो गया। फिर जब स्कूल जाता है वहाँ पे टीचर बोल देते हैं गुस्से में, तू बहुत बदतमीज है, तेरी बहुत कंप्लेंट आ रही हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और कभी करना भी नहीं चाहिए किसी को कि नेगेटिव थॉट आ जाता है। हाँ, बच्चे में नेगेटिव थॉट आते हैं और वो गलत लाइनों में चल पड़ता है। तो मेरी थिंकिंग वो है सर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस टाइम वो नर्सरी में आए या 12th में आए, 11th में आए, 10th में आए, किसी भी क्लास में आए, मैं सबसे पहला क्वेश्चन उससे ये पूछता हूँ कि बेटा, और उसके मार्क्स नहीं देखता मैं, ये मैंने टोटली मना किया हुआ है। अपने प्रिंसिपल को भी मना किया, अपने बेटी को, बच्चों को, सबको मना किया है, बेटा ऐसा चांस दो कि हर बच्चे को चांस बराबर का मिला और उसके चॉइस के मुताबिक उसका सब्जेक्ट दो। उसको उसके मुताबिक अगर हम फील्ड दे दें तो वो कहाँ का कहाँ जाएगा, बहुत ऊंचा उठेगा। और उसी वजह से आज मेरे स्कूल के अंदर 100% रिजल्ट और उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। पीछे 15 मैंने 2003 में ये स्कूल रन किया है और आज तक आप, पहले मेरी शिकायत होती थी जहाँ भी मैं घुसता था, अरे यार आपका तो स्कूल बहुत ही बेकार है, आपके स्कूल में तो रिजल्ट बहुत गंदा है। तो मैंने अब वो पिछले 8 साल से पेपर में छपवाना शुरू कर दिया सीबीएसई का रिजल्ट, 10वीं और 12वीं का, कि भाई पब्लिक तो पढ़ेगी। बिल्कुल। और अब तुम नाम मेरा, तो अब भगवान की दुआ से कोई ये नहीं कहता मेरा स्कूल खराब है। बच्चे का मेंशन किया आपने सर, क्या आपके फैमिली मेंबर से भी है कोई जो आपको इस एजुकेशन सिस्टम में आपकी मदद करते हैं? जी, मेरे बेसिकली मेरे 4 बच्चे हैं। एक सबसे बड़ी बेटी है पूजा, वो तो शादी होके ऑस्ट्रेलिया चली गई, लेकिन वहाँ पे एडवाइज़र वहाँ के गवर्नमेंट बैंक के अंदर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र। लेकिन वहाँ से बैठे बैठे वो बहुत सी चीज़ें एजुकेशन के बारे में मुझे एडवाइस करती रहती है कि पापा इसमें ये चीज़ क्रिएट करो, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो उसको अपने स्कूल में भी लाओ, इम्प्लीमेंट कर दो। तो मैं उसकी बात मानता हूँ, क्यों, मुझे जो भी अच्छी एडवाइस देता है मैं उसकी बात मानता हूँ। मेरे सारे बच्चे जो हैं, इसी तरह नंबर 2 वाली बच्ची है, वो अपना स्कूल रन कर रही है गाजियाबाद के अंदर। और वो भी इसी, क्योंकि वो मेरी थिंकिंग से बचपन से उठती चली आई है, तो इसलिए वो भी, उसकी थिंकिंग भी वही है। और लास्ट में 3rd में मेरी छोटी बिटिया प्रिया माथुर, वो बहुत, शादी हो गई है लेकिन बहुत मेहनत करती है। इवन जब कोरोना आया था तो मैं तो मेडिकली ग्राउंड के ऊपर घर में था 2 साल, वाइफ भी मेरी सुषमा जी भी 2 साल नहीं आ पाई, लेकिन उसने अकेले कंट्रोल किया स्कूल को। और मेरे से पूछा कि पापा क्या मैं स्टाफ को निकाल दूं, बाकी स्कूल वाले तो निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, जिन्होंने इतने टाइम हमारे साथ रहे हैं उनको हमें नहीं निकालना, भले ही हमारी आमदनी इस काबिल ना हो, मैं हर तरीके से फाइनेंशियली कहीं से भी पैसा मैनेज करके सपोर्ट करूंगा। और हिसाब से कोरोना या कोविड सर उस टाइम का सबसे टफेस्ट टाइम था फॉर एवरीवन, स्कूल कॉलेज जो भी कह लो जी। और वो आपको भी पता है, वर्ल्ड पूरा हिला हुआ था, और उसके अंदर लोगों ने क्या, सरकार ने भी, सबों ने अपने अपने काफ़ी आदमी निकाला, 50% 60% तक निकाल दिया। इवन ये अपना जितने एयरलाइंस हैं उसके अंदर से भी निकाल दिए गए। मुझे लोगों ने बहुत सारे नाम बताए कि आप क्यों नहीं निकाल देते, मैंने कभी नहीं निकाले, क्योंकि वो उन्होंने पूरा सहयोग देने की कोशिश करी, चाहे ऑनलाइन डाल के दी, और हमारी गाइडलाइंस के ऊपर वो ऑनलाइन डालते रहे और हमारा स्कूल चलता रहा। उसमें हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर आई कि वो सरकार ने एक कोई उनको सहूलियत दे दी कि बगैर सर्टिफिकेट के अंदर आ जाओ, है ना, कोरोना पीरियड में जिनको आना है आ जाए। फीस का उनकी भी वजह ये थी कि फाइनेंशियली इस टाइम वो टाइट हो गए होंगे, तो इसलिए उन्होंने लाइन दे दी कि आप आ जाइए और यहाँ बगैर उसके आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा।
उसमें हमें भी बहुत फ़र्क पड़ा। 600 बच्चा हमारे यहाँ का निकल गया उस ड्यूरेशन में, लेकिन मैंने अपना स्टाफ बिल्कुल भी नहीं निकाला। एज ए चेयरमैन सर, स्कूल को चलाने के लिए क्या फंडामेंटल मैंडेट होते हैं, कुछ चीज़ें जैसे लाइक स्मूथ चल सके स्कूल या कॉलेज जो भी हो, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो जो स्मूथ चलता हो पूरा स्कूल एक सिस्टम? मैं देखता हूँ क्योंकि हर स्कूल में हर चीज़ सिस्टमेटिक होता है, मॉर्निंग टाइम से लेके बस से लेके हर चीज़, तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हो जो इससे आपका स्कूल काफ़ी स्मूथ चलता है? सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है उनके दिल और दिमाग में। और उससे पहले ये भी बहुत ज़रूरी है कि पहला सबक बच्चों में दिल और दिमाग से ये आना चाहिए कि हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। अपनी दादी, नानी, मामा, मामी जो भी हैं उनके घर के हेड और बड़े हैं उनको ज़रूर रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं देंगे तो हमारे ये संस्कार हिंदुस्तान जो इस नाम से पॉपुलर रहा है वो आगे आगे जाके डल हो जाएगा। वो ज़रूर होना चाहिए। तो वो चीज़ मैं क्रिएट करता हूँ नर्सरी से बच्चों को, और अपने स्टाफ को भी कहा हुआ है कि ये ज़रूर करो। नंबर 2, जब कोई भी बाहर से आया हो या कोई भी बड़ा जैसे ही आता है, टीचर्स को तो देते हैं कि खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है, लेकिन कोई बाहर से अंदर घुसे आपके तो आप उसको ऑनर देते हैं। ये ऑनर देने का मतलब ये है कि आप उस टीचर को ऑनर नहीं दे रहे, बल्कि आप में वो एबिलिटी आ जाती है कि किसी को भी आपने ऑनर देना है जो सामने आपके आएगा, आ जाएगा या आने वाले टाइम में आएगा। तो अगर ये आपने सीख लिया तो आप सबसे आगे बढ़ जाएंगे। आज के पेरेंट्स सर, जो मेजरली पेरेंट्स कह सकते हो, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि प्राइवेट स्कूल में फीस अपनी मर्जी से जितनी मर्जी बढ़ा लेते हैं। उसके पीछे का तथ्य क्या है सर? क्या इस टाइप की चीज़ें इस्टेब्लिश होती है कि अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते हैं, या कुछ गाइडलाइंस होती है सीबीएसई, या आप भी पर्टिकुलर कुछ चीज़ें देखते हो कि नहीं फीस हमें बढ़ाना है तो मिनिमम बढ़ाना है, या जो फीस स्ट्रक्चर है क्लास वाइज किस तरह से फॉलो करते हो आप? सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हमको ये देखना होता है कि जिस जगह हमारा स्कूल विद्यालय खुला है वहाँ के सराउंडिंग के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, वहाँ के लोग क्या हैं, वहाँ के स्टैंडिंग क्या है। तो फीस वहीं से बढ़ सकती है। जब आपके पास 5 रुपये हैं और मैं कहूँ जी मुझे तो 6 रुपये दो, तो वो तो पॉसिबल ना आपसे और मेरे पास आएंगे नहीं, बिल्कुल और सर, मैं अपनी एडमिशन भी नहीं दे पाऊँगा। तो बिल्कुल। अल्टीमेटली मेरा स्कूल खाली रहेगा। उस चीज़ को सबसे पहले नज़र में इंसान रखता है। दूसरी तरफ कई बार कंपटीशन में उतरने के लिए कई स्कूलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पुराने स्कूल चल रहे हैं, अच्छे लोगों के दिल और दिमाग के अंदर वो स्कूल भरे हुए हैं कि भाई वो स्कूल में जाना है। बचपन से ही जैसे ही बच्चा इस काबिल होता है कि उसको किस स्कूल में ले जाना है, फलाने स्कूल में ले जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश यही होना चाहिए कि स्कूल के अंदर हाँ सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। स्विमिंग भी है, म्यूज़िक भी है, बच्चे अच्छे भी उठ रहे हैं और फीस बढ़ा नहीं रहे, तो वो मतलब फीस तो बहुत होगी। जब दूसरे स्कूलों में इतनी फ़ीस है बिल्कुल। तो इनके यहाँ भी होगी। तो ऐसा है कि मैंने अपनी तरफ से, मैं बाकियों के लिए तो नहीं कह सकता, अपनी तरफ से मैं कोशिश यही करता हूँ कि मिनिमम फीस रखूँ, क्योंकि मैं पुराना विचार का दिमाग रखता हूँ। और दूसरी चीज़ ये मैं सर्विस क्लास भी रहा हूँ, बिल्कुल। तो मैं उस तरीके से कभी फीस बढ़ाता भी नहीं और रखता भी नहीं। और कहीं ना कहीं सर एजुकेशन हर किसी की जरूरत हाँ, भी है। और एजुकेशन मुझे देना है, ये मैंने बताया ना कि बचपन से मेरे दिमाग में ये था कि ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। पैसा जब मैं उधार लेके बिल्डिंगें बना सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो उधार लेके थोड़ा सा और उधार हो जाएगा, वो काम भी कर सकता हूँ। और मैंने डोनेशन आज तक नहीं लिया किसी से भी। बिल्कुल सर। ऑफर्स आते हैं सर डोनेशन के? ऑफर्स क्या आते हैं? ऑफर्स तो अभी मैं खोल दूं तो बहुत ही आ जाएगा। ओके। लेकिन मैं ना तो एक पैसा लेता हूं किसी से ऊपर का,
कोई एक पैसा बता दे पूरे एरिया के अंदर, नहीं नजफगढ़ जोन और बहुत दूर दूर तक कोई भी बच्चा जो एट प्रेजेंट 2-2,500 बच्चा भी हमारे स्कूल के अंदर पढ़ के निकला है, और आज तक ये बता दे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिस्टर निगम ने हमसे इतने रुपए लिए हैं। कंपटीशन को कैसे देखते हो सर? क्योंकि मैंने देखा प्राइवेट सेक्टर में आपस में भी कंपटीशन काफी सारे स्कूल का आपस में होता है। कुछ ऐसा भी आपने फेस किया जहाँ पर कंपटीशन लगता है कि नहीं, आपने जैसे लाइक कोई फीस है या सेम फीस कर दिया हो आगे, इस तरह का माहौल इसमें भी होता है क्या एजुकेशन सिस्टम में? बात यह है कि देखिए ये तो फ्रीडम है वैसे जनरली कि एट द टाइम शुरू के अंदर कोई भी फीस अपना स्ट्रक्चर के हिसाब से रख सकता है एज पर लॉ रूल्स, लेकिन उसके बाद अब गवर्नमेंट ने सब पे बैन कर दिया कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। तो एज पर नॉर्म्स जो है हम सबको एक सा बांध दिया, ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, और पेरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा और हम लोगों के लिए तो है ही है। तो हम समझते हैं उसमें कोई नुकसान भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। मॉडर्न स्कूल किस थ्योरी पे फॉलो करता है सर? क्या थ्योरी मतलब अपनाता है कि एक स्टूडेंट अगर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के निकल रहा हो तो बच्चा कैसा होगा? देखिए ये तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ कि एक बार मैं मार्केट में जा रहा था कहीं, सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में, तो एक बच्चे ने लंबा चौड़ा आदमी टाइप लग रहा था, एकदम से झुका, और झुका तो मैं अपनी सुषमा जी के साथ था शॉपिंग के लिए, तो एकदम झुका। मैंने कहा कि इसको क्या हुआ, एकदम मतलब ये पैर पकड़ के खींचेगा क्या करना है? तो एकदम से उसने पैर छुए और माथे से लगाया और कहा सर आपने मुझे नहीं पहचाना? तो मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ सर, आपके स्कूल का। तो मैंने कहा अच्छा, अब क्योंकि मैं पहचान नहीं रहा था तो मैंने उससे हंसते हुए पूछा अच्छा बेटा कहाँ पे हो? कहें यूएसए में हूँ। तो मैं कहा क्या कर रहे हो? कहें 2 पेट्रोल पंप है मेरे। तो मुझे बहुत खुशी मिली ऐसे बच्चे को, और जब ऐसे बच्चे कई मिलते हैं जिसको मुझे देख के खुशी होती है, जो कंपटीशन के अंदर भी आए, डॉक्टर भी बन गए और इंजीनियर भी बन गए, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आज से जो भी इस पॉडकास्ट को आपके स्टूडेंट देख रहे होंगे तो आप क्या चाहते हो कि उनके अंदर क्या चेंजेस हो, और एक बेस्ट क्वालिटी अगर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना हो तो क्या अपने आप में इम्प्रूव करें? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कोई सा भी बच्चा जो है वो एक इमेज बनाए कि उसे किस लाइन पे चलना है, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या फ्यूचर है। मेन चीज़ तो वो देखेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उसने अगर कॉलेज में जाना है तो क्या सब्जेक्ट वो चूज़ करेगा और किस फील्ड के लिए करेगा। आज का टाइम एम्प्लॉयमेंट का या बिजनेस का, वो दोनों इसी तरीके के हैं, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारा बच्चा हर तरीके से डिज़र्व करता है और उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, इमेज उसको पहले से बना के आगे बढ़ना है। और जैसा कि मैंने एक इमेज बनाई थी और आज मैं कामयाब रहा हूँ काफ़ी हद तक। मैं पूरा तो नहीं कह सकता, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं मेरे में जो मैं इस स्कूल को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑडिटोरियम की बात करी है, आपको बताया है कि ऑडिटोरियम इस पोजीशन में मैंने बनाया है बच्चों के पर्पज़ के लिए कि जो उस 1,000 बच्चों के स्टेज से गुजर जाएगा वो किसी भी वर्ड के स्टेज से आराम से जाएगा, विदाउट एनी हिच जाएगा, उसकी हिच ख़त्म हो जाती है वहाँ तक आने में, तो उसकी इमेज ऐसी ही बनेगी। और अब मैं समझता हूँ जितना भी बढ़िया बढ़िया है, हमारे हर बच्चा जो है बहुत अच्छा उठ रहा है और अच्छा जाता है, और कभी कभी बड़ी खुशी होती है जब वो मिलने हमारे पास आते हैं। आपके हिसाब से सर सक्सेस का क्या मीनिंग है? एक सक्सेसफुल कैसे होता है, मतलब सक्सेसफुल पर्सन कैसा होना चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन को? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये मैं जो समझता हूँ कि मान लीजिए मैं, हाँ, अपने बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ हर उसमें आन के कि देखो बेटा, किसी वजह से तुम्हारे नंबर कम आते हैं और उसकी वजह से तुम कहते हो यार उसके तो साइंस मिल गई
11th में, और मुझे साइंस नहीं मिली, मेरे नंबर कम थे। तो साइंस वाले स्टूडेंट को देखते थे ये लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, और अपने आप को समझते हो कि मैं डफर हूँ, मेरे तो नंबर ही अच्छे नहीं हैं। मैंने सबको समझा दिया बेटा ऐसा मत सोचो। उसका रीज़न ये है कि या तो कई बार फैमिली के अंदर कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है सर्कमस्टांसेस की वजह से आप उसको स्टडी प्रॉपर नहीं कर पाते, या आपके ऊपर ओवर बर्डन कोई चीज़ होती है उसकी वजह से नहीं कर पाते। दिमाग सबका एक होता है। अगर किसी वजह से 12th के अंदर आप नंबर कम लाए हैं और नहीं जा पाए जिस फील्ड में आप जाना चाहते थे, तो सरकार ने बहुत बढ़िया उपाय कर दिया है कि कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा अब फील्ड में सीधा ही उतर सकता है, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए। तो साइंस वाला जब आप आईएएस और आईपीएस में आ गए तो सब सलूट आपको मारेंगे, ऐसे मारेंगे आपको और आपके पेरेंट्स को और आस पास वालों को इतनी खुशी होगी कि देखो ये हमारा बेटा है या हमारा ये है, इस तरीके से खुशी होती है। पड़ोसी कहते हैं ये तो हमारे यहीं का है ना, पड़ोस का, तो बहुत खुशी होती है। तो वो खुशी मिलेगी तुम्हें, इसको अपने जाने मत दो। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने उस पेपर्स को 4-5 साल के पेपर्स ले लो जो निकले स्टडी के लिए बहुत होते हैं, उनको गो थ्रू हो तो आप लोग हर कंपटीशन को क्रॉस कर जाओगे। तो उसमें जाओ, फील्ड में जाना है तो फील्ड में उतरो। और हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे बच्चे खेल रहे हैं खूब, तो ऐसी बात नहीं है। इंटरनेशनल के अंदर हमारा बच्चा एक गया हुआ है। एज ए चेयरमैन सर, अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप चेंज करते जो लोगों के लिए होता, या आपने कुछ सोचा हो कि नहीं मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर होता तो मैं ये चीज़ों पे काम करता? फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, तो सबसे पहला काम तो वही होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर स्कूल का कैसा है, स्पोर्ट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ वहाँ अंदर हैं, इनर गेम्स किस तरीके के हैं, उसकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये एजुकेशन के बारे में। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं लॉजिकल जो हर जगह कामयाब रहेंगे। एक सर सोसाइटी में ना कहीं मोनोपली बना हुआ है कि कोई अगर साइंस लिया हो वो बच्चा पढ़ने में तेज होगा, आर्ट्स लिया हो वो बच्चा तेज होगा पढ़ने में या लो होगा पढ़ने में। उस पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो सर? मेन चीज़ तो ये है कि हमें देखना ये है कि मेरे बच्चे में क्या क्वालिटी है, और वो साइंस पढ़ सकता है। आप साइंस नहीं पढ़ने का मतलब नहीं, हर बच्चा साइंस भी पढ़ सकता है, लेकिन हमारे में कमी है। हम उसको किस तरीके से इग्नोर करते हैं, कहते हैं तेरे में अकल नहीं है, वो देखो कितना इंटेलिजेंट है। तो वो जो मैंने पहले भी बताया कि अगर साइकोलॉजिकल उसको डाउन करोगे या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो साइंस नहीं ले पाया, तो दोबारा से जाके रिक्वेस्ट चेयरमैन से कहें कि जो हमारा बच्चा चाहता है हमें वो सब्जेक्ट दिया जाए। आपने कभी ऐसा फेस किया सर, कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स आया हो, हाँ, उसको स्कूल ने आर्ट्स दिया और उन्होंने साइंस की अपील की हो या कॉमर्स की अपील की कि सर मुझे साइंस या कॉमर्स पढ़ना? हाँ, हमारे पास 2-4 स्टूडेंट्स आए थे इस तरीके के, और पेरेंट्स के साथ आए थे, और उन्होंने कहा कि सर इसका ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा, तो अब ये वाला सब्जेक्ट दिया जाए। तो हमारे लिए वो इजी है, हमने दे दिया, उसकी चॉइस का सब्जेक्ट दे दिया और सीबीएसई से परमिशन ले ली। अगर 10वीं के बाद का है तो सीबीएसई से परमिशन लेनी पड़ती है, वो ले ली। तो उसको मना नहीं किया हमने, सिर्फ एक फॉर्मल लेटर जाता है, उसके अंदर एग्ज़ाम से पहले वो जाता है अंडर एज पर नॉर्म्स ऑफ सीबीएसई, तो वो कोई नहीं। एक चीज़ और है जो प्राइवेट स्कूल में सबसे ज़्यादा लोगों को, मेरे हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली को इम्पैक्ट करता है सर। आपको पता होगा 90s में या 2005-6 तक कह लो, बुक्स का फॉर्मेट होता था जो पहली मतलब एक बुक्स कम से कम 2-3 साल या कुछ सालों तक चलता था। अब उस जो एजुकेशन एक सिस्टम में आया, सुनने में आता है कि हर साल बुक्स चेंज हो जाते हैं कुछ ना कुछ।
तो बुक क्या लगता है आपको कहाँ तक सही है कि बुक्स हर साल चेंज होनी चाहिए या सेम बुक्स को प्रोसेस करना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए? नहीं, अब एक्चुअली क्या है, ये बात है बहुत अच्छा आपने पॉइंट देखा है और सुना है और कर रहे हैं, पूछा भी है। तो उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ ये है कि ये मेरे दिमाग में भी आया था एक बार, तो मैंने फिर उस एंगल से सोचा और देखा कि भाई जो बुक्स चेंज होती हैं, तो पहले तो ये था कि एक टीचर ने बुक लिखी, दूसरे ने छपवाई और तीसरे ने बेच दी अप्रूव्ड करा के। लेकिन अब नॉलेज बहुत बढ़ गई है बच्चों में, और उसका रीज़न यही है कि बुक्स जो टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं ना, उससे उनकी नॉलेज बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है उसमें हमें लीनियंटी छोड़ देना चाहिए कि मतलब कहीं ना कहीं ये बच्चों को ही अपग्रेड कर रहा है। हाँ, बुक्स अलग अलग यस, ऑथर के पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ। तो अलग अलग तो अपग्रेडेशन आ हाँ, रही है। बट उसके अंदर थोड़ा सा ये टाइम दिया जा सकता है कि जो 2 साल 3 साल पीरियड रख दें किसी भी पब्लिकेशन के ऊपर कि ये बुक 1 साल या 2 साल के लिए, जिससे कि उनका वेस्टेज भी ना जाए, वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनका पैसा भी मिल जाएगा, हमारे बच्चे उनको नॉलेज आ जाएगी, और आने वाली कोई बुक उससे बेटर है वो 2 साल बाद छपेगी, तो ये 2 साल वो दूसरों को बेच के या दे के सहयोग से बेनिफिट भी रहेगा। तो ये हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, एज ए चेयरमैन आप अपने स्कूल को या सोसाइटी को एक क्या मैसेज देना चाहते हो कि अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करें, या एजुकेशन का उनके ऊपर उतना ही लोड दें जितनी उनकी ज़रूरत हो, या कह सकते हो यूथ को भी एक मैसेज कि पढ़ाई में क्या पढ़े जो उनको फ्यूचर में आगे चल के हेल्प मिले उनको करियर बनाने में अपने? सबसे पहली तो चीज़ ये मुझे याद आ रहा है कि एक बार मेरे पास एक आईपीएस ऑफिसर आया था, सरदार जी। तो बहुत अच्छे थे, बहुत डिसेंट थे, आन के बैठे। उन दिनों किसी स्कूल में उसके बच्चे को साइंस नहीं मिली, तो मेरे सामने वो कहने लगे, मैं कहा सर, उन्होंने अपना कार्ड दिखाया तो आईएएस थे, तो मैं कहा वाह, आपका तो जवाब नहीं है सर, बड़ी अभी तो ज़्यादा एज भी नहीं मालूम दे रही है, एंड वेरी गुड। और ये बच्चा, तो कहें ये बच्चा क्या, मेरा फादर, मेरा ग्रैंडफादर ICAS, IAS, माई सेल्फ IAS, एंड दिस बास्टर्ड नॉट क्लियर्ड, इवन ही इज नॉट एंटाइटल फॉर साइंस इवन। बड़े एनॉयड थे। अब बताइए ऐसे को क्या करूं मैं, ऐसा बच्चा जो साला हमारा खानदान को खराब कर दिया। वो नेक्स्ट पीढ़ी की टेंशन हाँ, थी उनको। नेक्स्ट पीढ़ी की टेंशन थी। मैं कहा प्लीज़ कम डाउन, आप ऐसा है, फिक्र मत कीजिए, बच्चा अच्छा है, निकलेगा अच्छा, और ये क्या चाहता है बच्चे से पूछ लो। तो बच्चे ने कहा हाँ, तो कहा नहीं, पापा जो कह रहे हैं साइंस चाहिए, मुझे साइंस दिला दीजिए। मैं कहा पापा के डर से पूछ रहा है या तू हिम्मत करके करेगा साइंस? कहता नहीं, मैं हिम्मत करके पापा के लायक बनना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा वेरी गुड, और वो पढ़ के निकल गया, और उसके बाद वो इंजीनियर बन गया। और इंजीनियर बन के एक दिन फादर के साथ ही आए, उन्होंने कहा निगम जी याद आया, आपने इसको साइंस दी थी, आप ये इंजीनियर है। मैं कहा कहाँ का, चंडीगढ़ में। तो बताइए कितनी बड़ी, अगर मैं उस टाइम साइंस नहीं देता तो वो इंजीनियर की वजह कहीं क्लर्क होता। बिल्कुल सर। आप ये मत सोचो, बच्चा जो सोचता है और दिमाग में है उसके तरफ भी ध्यान दो, वो बच्चा खराब नहीं होता, या उसको नालायक मत समझो। कभी कभी सर्कमस्टांसेस हमारे साथ होते हैं कि हम अगर थोड़ा सा दौड़ रहे होते तो गिरते नहीं, पत्थर लग गया तो गिर गए, अरे देखा तो हमने नहीं, तो पत्थर तो लग गया, हम गिरेंगे। लेकिन अगर हम उस टाइम संभल जाते तो संभल जाते। बिल्कुल सर। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा, उनके व्यूज थे, आइडिया था, और उसको बच्चे को उसी टाइम फील हुआ। और मेरे में ये था कि बच्चा जो चाहता है वो
उसको मिलना चाहिए, तो वो आगे बढ़ेगा। और वो उसने करके आगे बढ़ के दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ कोई बच्चा गलत नहीं होता, उसके थिंकिंग और उसके चॉइस के हिसाब से हमें आगे बढ़ाना है और बढ़ना है। थैंक यू सर, आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए। आज एजुकेशन पे पहला कॉन्वर्सेशन था मेरा, जो फर्स्ट पॉडकास्ट था मेरा ये, जिसमें एजुकेशन पे इतनी डीपली बात भी हुई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।